अलीगढ़ के उस्मान पाड़ा में पैदा हुआ एक बच्चा चुंगी के प्राइमरी स्कूल में दाखिला हासिल कर तालीम लेते लेते अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। इस्लामिक स्टडी में मास्टर के साथ साथ मास्टर ऑफ थियोलॉजी के अलहदा अलहदा कोर्सेज किए और फिर किस्मत उसको दिल्ली ले आती है। दिल्ली की मारूफ यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उससे नाता जुड़ जाता है और 1 अगस्त 1980 से जो रिश्ता दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से जुड़ता है वो रिश्ता एज अ लेक्चरर जुड़ता है और 31 अगस्त 2016 तक ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहता है। इस बीच इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मुल्क और बहरून मुल्क में जाना माना चेहरा बने। इस्लामिक स्टडीज़ में पद्मश्री से सम्मान भी हासिल किया, नवाजा गया 2013 का जिक्र जब आता है और उसके बाद एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर बन गए। शोबे इस्लामियत के सरबरा मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के साबिक वाइस चांसलर हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमको दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप तशरीफ लाए ऐसे सर्द गर्म मौसम में, ये बड़ी बात है। वासी साहब, सबसे पहले शुरुआत दरअसल ज़िंदगी से करते हैं, शुरुआत से करते हैं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि एक बच्चा जिसने अलीगढ़ में जो पैदा हुआ, एक चुंगी स्कूल में पढ़ाई शुरू करी, तालीम हासिल करी और वो अलीगढ़ पहुंच जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। सफ़र ये कैसा था, कितना वहाँ पर जज्बा था और कैसा रहा ये सफ़र? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस मोहल्ले का रहने वाला हूँ, जहाँ पैदा हुआ पला बढ़ा, जिसकी खाक से मेरे ज़मीर और ख़मीर की तामीर हुई, वहाँ पे तालीम का माहौल बहुत ज़्यादा नहीं था और मेरी ददिहाल में भी बिल्कुल तकरीबन नहीं के बराबर था। लेकिन मेरे दादा और मेरे घर वालों, मेरे वालिद ने ये फ़ैसला किया कि मुझे पढ़ाना है। तो पहले पुराने सिस्टम के तहत घर पे तालीम हुई और मास्टर मोहम्मद हनीफ साहब ने मुझे मौलवी इस्माइल की 5 किताबें पढ़ाईं। अच्छा। तख्ती लिखना सिखाया, नक्श करते थे वो, उन पे हम हाथ फेरते थे। इसके अलावा अल्लाह गरीक़ रहमत करे उन्होंने हमें बुनियादी तौर पे मुताले का शौक़ डाला और खिलौना बुक डिपो, फुलवारी बुक डिपो की किताबें जो थीं वो हमें मंगा के वो पहले जिल्द बनवाते थे, उसका पढ़ने को देते थे, फिर उसके बाद पूछते थे कि क्या पढ़ा तुमने। अच्छा। तो एक तरह से उन्होंने हमें वो किया। जब हमने 5 किताबें पढ़ लीं तो एक दिन हमारे दादा ने हमारी उंगली पकड़ी और हमें चुंगी के स्कूल नंबर 16 में, जो मोहल्ला दरबार गेट में था, उसमें बनी इसराइलान दरबार गेट से मुत्तसिल, वहाँ पे हमें ले गए, हमारा दाखिला करा दिया 4थी जमात में और उसके बाद वो सफ़र जारी रहा। जब हमने 5वीं कर ली तो हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिटी हाई स्कूल में 6ठी क्लास में दाखिला हमारे दादा लेके दिला गए। वहाँ से बुनियादी तौर पे हमें एक उस्ताद थे अशरफ सुलेमान शारिक साहब, उन्होंने हमें एक तरह से हमारी उंगली पकड़ी और हमें डिबेट के लिए आमादा किया और हमारी तरबियत की प्रोफेसर मंदर अब्बास नकवी ने, और उन्होंने हमें लिखना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया और एक तरह से इस शौक़ पैदा किया। हमने जगह जगह अपने स्कूल की नुमाइंदगी की, एजाज़ात हासिल किए, कामयाबियाँ हासिल की और एक पहचान बनी। उसके बाद इसी बीच में एक वाक़या ऐसा हुआ कि कलकत्ता रोडकला जमशेदपुर में फ़सादात हुए थे 1964 में। उनके ख़िलाफ़ हमें शहर में एक तकरीर हमने कर दी। वो तकरीर इतनी हिट हुई कि हमें एक दूसरे जलसे में बुला लिया गया। हमने वहाँ पे भी तकरीर कर दी, हमारे दादा ने हमें इनकरेज किया
और उसके बाद हम पे हमारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए। 7वीं क्लास में पढ़ते थे, 13 साल की उम्र थी, लेकिन बहरहाल मुकदमा चला और उस मुकदमे में आखिर में हमें सज़ाएँ हुई। अच्छा, 13 साल की उम्र में। जी, तो ये सब हुआ। उसके बाद हाई स्कूल करने के बाद यूनिवर्सिटी में आ गए हम, और यूनिवर्सिटी में प्री यूनिवर्सिटी में हमें दाखिला लेना था, लेकिन हमारे पास वसाइल नहीं थे, लेकिन किसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतज़ाम किया और हम दाखिल हो गए। लेकिन जब बीए का मसला आया तो भी वही मसाइल मुँह फाड़े खड़े थे। नतीजा ये हुआ कि हमें पता चला कि इस्लामिक स्टडीज़ में अगर दाखिला लीजिए तो 25 रुपये महीना का स्कॉलरशिप मिलता है। तो हम चूँकि शहर के रहने वाले थे, 25 रुपये बहरहाल फ़ीस वगैरह की अदायगी के लिए कम नहीं थे, इसलिए हमने उसको प्रीफर किया और हमने बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में कर लिया। उसके बाद एमए के वक्त भी यही मसाइल थे। पता चला कि इस्लामिक स्टडीज़ में अगर दाखिला लोगे तो 30 रुपये मिलेंगे, और अगर अच्छे तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी तो फैकल्टी के 100 रुपये भी मिल सकते हैं। तो एक साल हमें 30 रुपये मिले और एक साल 100 रुपये महीना का स्कॉलरशिप भी मिला। फिर इसी तरह से हमने बीए के साथ ही बीटीएच भी किया, एमए के साथ बीटीएच किया, और उसके बाद हमने एमटीएच किया। एमटीएच में भी हमें 100 रुपये का स्कॉलरशिप मिला। लेकिन इस दौरान आप यूनिवर्सिटी की सियासत में भी घुसे? नहीं, मैं सियासत ही में नहीं दाखिल हुआ, बल्कि उससे पहले ये था कि हमारे घर के माली हालत चूँकि बहुत ख़राब थी, इसलिए रात को हम ताले बांधते थे। अच्छा। और सुबह पहले खाम माल जो थे वो कैमल लेके आते थे। अच्छा। और पैक्ड माल पहुंचाते थे। तो ये काम भी किया। इसी बीच में हम यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनियन के अंदर तकरीरों वगैरह की वजह से पहचान हमारी बनी। हॉल्स में जो मुकाबले होते थे, एक वाकया था जहां आप जीत गए थे इलेक्शन और फिर रिकाउंटिंग वो होता है, उसमें कोई बात नहीं। देखिए वो ऐसा है, वो ठीक है, नहीं वो शख्स का कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा है कि नहीं वाकया वो तो ये था कि हम इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जीत का ऐलान हो गया। जो हर मुकाबले में उम्मीदवार थे हमारे दोस्त फजल वारिस, वो हमें मुबारकबाद देने भी आए। हमने कहा नहीं, जब तक रिज़ल्ट ओपन वो बाकायदा डिक्लेयर नहीं हो जाएगा हम नहीं, क्या मुबारकबाद कबूल करेंगे। और वही हुआ। बाद में हमें पता चला कि सदर के ऊपर इख्तलाफ हुआ। सदर की वही कि दोबारा काउंटिंग होनी चाहिए। हमारे जो नुमाइंदे थे वो भी नए नए थे, उनसे भी कहा गया कि तुम भी करा लो, तो उन्होंने भी कहा करा लेंगे। और खान साहब भी थे उस समय, आरिफ मोहम्मद खान बाद में वो नहीं थे उस वक्त। अच्छा। आरिफ मोहम्मद खान से तो हमारा डायरेक्ट मुकाबला था और हम हार गए अगले साल। अच्छा। लेकिन फिर तीसरे साल जीत गए। आरिफ मोहम्मद खान सदर हुए, मुश्ताक अहमद खान नायब सदर और हम सेक्रेटरी हुए। तो एक तरह से उससे पहले मैं एग्जीक्यूटिव में रह चुका था, यूनियन की कैबिनेट में जीत चुका था। तो गरज एक तरह से वो रहा। और एक बात में देखिए, कुदरत के मामलात होते हैं जिस पे हमें वक्ती तौर पर तकलीफ़ शायद होती हो, लेकिन आज उनका नाम कोई नहीं जानता जो उस वक्त हमारे मुकाबले जीते थे पहली दफ़े। लेकिन हमारी एक पहचान बन गई अलीगढ़ तहरीक की वजह से। अलीगढ़ के अक़लियती किरदार की तहरीक में हमने हिस्सा लिया यूनियन की तरफ से, तो एक तरह से उसकी पहचान बनी। ये हमें समझना चाहिए। वो पहचान आपकी बनी और आपको लोग जान रहे थे, उनको आज नहीं, मतलब उन्हें वो बहुत बासलाहियत आदमी थे। लेकिन ये कि बहरहाल वो अपने दुनिया की चीज़ों में चले गए। ये है तो ये है। लेकिन आपने तालीम का जिक्र करा, मैं अब उसी मौजू पर आता हूँ। आपने कहा कि माली हालत आपकी भी अच्छे नहीं थे और तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह जब आपको मिली तो आपको सहूलियत थोड़ी हुई। लेकिन आज की तारीख़ में, मौजूदा दौर में, आप क्या ये मानते हैं कि जो मुसलमानों की तालीम है उसका मयार गिरा है? और अगर गिरा है तो उसके वजूहात क्या है, ज़िम्मेदार कौन है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि गिरा है बुनियादी तौर पे। देखिए, ये असल में इस ज़माने में तालीम का एक तरह से तनासुब बड़ा है मुसलमानों में। अच्छा। और ख़ास तौर से आप ये देखिए कि लड़कियां जो हैं वो बहुत आगे जा रही हैं। जी,
मिसाल के तौर पे तालीम के मेयार की बुलंदी का अंदाज़ा इससे लगाइए कि इसरो की डायरेक्टर एक मुसलमान लड़की हुई है जिसकी उम्र मुश्किल से अभी 35 साल है जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद दूसरी मुसलमान ऐसी है जो इस मनसब पे पहुंची है। इसी तरह से अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटियों के अंदर जो क्या मैं तालीम दे रही हैं, पढ़ा रही हैं, उनकी तादाद अच्छी खासी है, ऐसी बात नहीं है। इस ज़िंदगी के दूसरे मैदानों में लड़कियां आगे बढ़ के आ रही हैं। और तो लड़के भी ऐसा नहीं है कि बहुत यानी ठीक है, लड़के उतना इत्मीनान बख्श उनकी कारकर्दगी नहीं है लेकिन जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसकी वजह दूसरे क्या मैं वजूहात है, डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन आपको सर ये नहीं लगता है कि आपने देखिए इसरो की डायरेक्टर एक मुस्लिम खातून रही हैं, इस वक्त मौजूदा वक्त में हैं, लेकिन बावजूद उसके आज के दौर में हम ये देखते हैं जो हमारी बच्चियां हैं बहुत जगह 10वीं के बाद 12वीं के बाद उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है। आज की तारीख में भी ऐसा नहीं, उसके लिए सिस्टम से ज़्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं। बुनियादी तौर पे ये समझना चाहिए। वही चीज़ लेकिन एक बात है, मैं आपको बताता हूँ, जिस मोहल्ले से मैंने कहा कि तालीम का माहौल नहीं था, जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, आज उस मोहल्ले में मैं दंग रह जाता हूँ जब देखता हूँ कि लड़कियाँ जो हैं गैर मामूली तौर पे आगे बढ़ रही हैं और तालीम हासिल कर रही हैं। बेहतर है। लड़कों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है उनकी तालीम। लड़के भी तालीम हासिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियां ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। मगर और इस पे मुझे कोई परेशानी भी नहीं है लड़कियों की ज़्यादा तालीम हासिल करने पे। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर क़ब्र तक। वो बाप थे जबकि, लेकिन उन्होंने माँ कहा। ये बहुत दिलचस्प बात है। क्यों कहा, आपने कभी सोचा इस पे? इसलिए कहा कि वो तमाम बाप जो लड़कियों वाले हैं वो आज अपनी बेटियों को इस कदर बेहतर और आला तालीम दिलाएं, क्योंकि वही कल की माएँ बनने वाली हैं। और जब तक वो आज आला तालीम उन्हें नहीं दिलाई जाएगी, उस वक्त तक उनकी गोद जो है वो बच्चों आने वाली नस्लों की दरसगाह और आमाजगाह नहीं बन पाएगी तालीम की। तो याद रखिए, जिस उम्मत के अंदर माएँ तालीम याफ्ता होती हैं उसके लड़के कभी जाहिल नहीं रहते। लेकिन आज के दौर में आपको ये लगता है कि तालीम का मतलब सिर्फ रोजगार समझ बैठे हैं लोग? नहीं, वो अलग बहस है। हाँ। तालीम जो है वो जारी बात है, एक बात नहीं, रायगा नहीं जाएगी। तालीम जारी बात है कि लोग तालीम के नतीजे में चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रोज़गार मिले, लेकिन जो बुनियादी तौर पे तालीम का मतलब जो है वो शख्सियत की तामीर है, एक तहज़ीब है जी, एक जिसे कहना चाहिए ज़मीर व ख़मीर की ऐसी तश्कील है कि आपकी पहचान बने। लेकिन मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, वहाँ पर मुझे ड्रॉप आउट रेशियो का जब जिक्र आया, वहाँ देखने को मिला कि मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेशियो एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन हमारा कम ज़्यादा देखने को मिलता है। नहीं, तो ये तो हमारी गलती है ना। हमें बुनियादी तौर पे ये तय कर लेना चाहिए कि हम आधी रोटी खाएंगे मगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें ये सोचना चाहिए, तालीम बेहतर से बेहतर तालीम दिलाने की कोशिश करनी चाहिए और उसमें किसी तरह का क्या में पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी हिचकिचाहट से और झिझक से काम नहीं लेना चाहिए। हमें खुद अपने नहीं, वो जारी बातें नहीं। देखिए, एक बात मैं और अर्ज करूँ। जी, मैं मजहब का तालिब इल्म हूँ। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल जब गारे हिरा से बेसत के बाद पहली दफ़े सूए कौम आए तो अपने साथ नमाज का हुक्म लेके नहीं आए थे, ज़कात का हुक्म नहीं लाए थे, रोज़े का हुक्म नहीं लाए थे, हज का हुक्म नहीं लाए थे, बल्कि इक़रा का मूल मंत्र लेके आए थे जी। और एक ऐसे ज़माने में जब लोगों को हरफ़ इल्म दानिश हासिल करना तो बड़ी बात है, सुनने की इजाज़त नहीं थी, उस वक्त उन्होंने कहा था इल्म हासिल करना फ़र्द है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। तो फिर उसकी ऐसी उम्मत के, ऐसे रसूल के उम्मती जो हैं वो किस तरह से तालीम में पसमाना है, उनके ड्रॉप रेट्स क्यों ज़्यादा है, ये हमारे और करने की बात है जी। एक जहाँ तक बात और अर्ज़ कर दूँ यहाँ पे मैं आपसे,
जहाँ तक बात कही जाती है कि गुर्बत और जहालत का एक दूसरे से क्या में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक़ है, तो माफ़ कीजिएगा, आप जो हैं वो शाबे अबी तालिब के कैदियों से ज़्यादा तो मजबूर व महकूर नहीं हैं। आप मदीने के महाजिरों से ज़्यादा तो परेशान और कम क्या में उसमें नहीं हैं। तो आपको बुनियादी तौर पे ये नहीं उज़्र पेश करना चाहिए कि गुर्बत की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ इसके लिए? नहीं देखिए, वो एक अलग बहस है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ और मैं हुकूमतों को इसके लिए ज़िम्मेदार मानता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के मोहल्ले में स्कूल और अस्पताल कम खोले, थाने ज़्यादा खोले जी। तो ये भी है, लेकिन हमें तालीम के मामले में, हुसूल तालीम के मामले में कि बुनियादी तौर पर सरकार पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, खुद इस पर अमल करना चाहिए। इसी तरह से जैसे कि अच्छा अस्पताल में न मिलने की वजह से हम अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर जाते हैं, चाहे कुछ भी हो, उधार कर्ज करें चाहे, तो इसी तरह से हमें देखना चाहिए। इस वक्त मौजूदा दौर में, दौर हाज़िर का अगर जिक्र करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत सारी बहस चल रही है। हम अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, कुछ तंजीमें उठकर सामने आती हैं, वो इसकी मुखालफत करती हैं, एहतजाज का जिक्र करती हैं। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपका क्या मत है, आपके जहन में क्या है? नहीं, एक बात तो मेरी ये है कि दफ़ा 44 जो है बुनियादी क्या में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ में, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। एक बात ये समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कोई मुसव्विदा तो पेश किया नहीं है, एक शोशा छोड़ा है जी। हमारी परेशानी ये है कि हमने इस तरह की चीज़ों को अपनी चिड़ बना रखा है। अच्छा जी, सवाल ये है कि हम इसके बजाय कि सरकार से कहें कि हुजूर वाला आप ज़रा सा एक मुसव्विदा तो लेके आइए कि क्या आप क्या लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सरकार होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो हमें 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने के बजाय जमहूरियत के अंदर हमें सबको जमा करना चाहिए, सारे मज़ाहिब के लोगों, और उनसे कहना चाहिए कि इस पर गौर कीजिए, क्योंकि मजहबी तशख़्ख़ुस जो है वो किसी एक का दाव पे नहीं है। यूसीसी के नतीजे में जो तंजीमें, जो इदारे इसकी मुखालफत कर रहे हैं, उनका क्या? नहीं, वो जो कर रहे हैं मैं उन्हें गलत नहीं समझता। अच्छा। लेकिन मेरा कहना ये है कि उन्हें जिस नहज पे कर रहे हैं उस नहज के बारे में सोचना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि आप हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों को जमा करें और जमा करके कहें कि भाई मजहबी तशख़्ख़ुस किसी एक का दाव पे नहीं है, सभी का दाव पे है, इसलिए हमें इस पर गौर करना चाहिए। तो एक तरीक़ा ये है। नंबर, हमें अकेले कोई, चूँकि हमारा सरकार चाहती यही है कि सिर्फ हम बोलें, चूँकि उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा हो। अच्छा। वो पोलराइजेशन चाहते हैं समाज के अंदर, लेकिन हमें उसे नाकाम बनाना चाहिए। पर्सनल लॉ हमें हर कीमत पे अजीज़ है, क्योंकि वो कुरान और हदीस की बुनियाद पे जो चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। ठीक है। और हमें ये सरकार को ये बिल्कुल वादे होना चाहिए कि मुसलमान जान दे सकता, ईमान नहीं दे सकता। जाहिर है। हाँ। तो एक बात तो ये। दूसरी बात जो है वो ये कि पर्सनल लॉ बोर्ड को भी ये चाहिए कि सिर्फ अपने दायरे के अंदर ही चीज़ों को न रखे, बल्कि प्रोफेसर ताहिर महमूद, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा, क्या मैं सलमान खुर्शीद, क्या मैं हुज़ैफ़ा, क्या मैं अहमदी, फ़ुज़ैल अयूबी जी जैसे अहम कानूनी तजर्बा रखने वालों को शामिल करना चाहिए अपने साथ जी, और ताकि मतलब एक हो। तो ये चूँकि किसी एक का मसला नहीं है। नहीं, मेरे जहन में जो सवाल आता है और तमाम लोगों के, कि क्या जो आप भी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्या हुकूमत ऐसा चाहती है, पोलराइजेशन करना चाहती है, और दूसरा पॉइंट ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही इससे दिक्कत हो रही है? क्योंकि हम अलग अलग धर्मों में भी देख रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं वो भी हम देख रहे हैं, वो भी गाहे बगाहे वो भी प्रोटेस्ट की बात करते हैं, वो भी इस पर। माइनॉरिटीज नहीं, मेजोरिटी कर रही है प्रोटेस्ट। आप क्या बात कर रहे हैं?
जो एक बात आप समझिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ और आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ कि सनातन परंपरा में अगर 7 फेरों के बजाय 6.5 फेरे हों तो शादी नहीं होती है जी। शिवाइट्स और वैष्णवाइट्स अलहदा हैं, देव क्या में जो हमारे कबायली हैं, देव क्या में जिन आदिवासी हैं, हाँ, उनके अलहदा मामलात हैं, हाँ, साउथ और नॉर्थ में अलहदा है। बिल्कुल है। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और मुसलमानों को इसे अपना मसला ही नहीं बनाना चाहिए। मैं फिर यही अर्ज कर रहा हूँ, है जी। और जब एक बात क्या नहीं, मसला बना लिया है मुसलमानों ने इसको अभी? ऐसा बनाया नहीं है, कोशिश की जा रही है कि मुसलमान बना लें, लेकिन मुसलमानों ने किसी हद तक दानिशमंदी का सबूत दिया है और उन्होंने उस तरह से चीख पुकार नहीं की है जैसे पहले करते रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक इज्तिमाई इदारा है, उसको काम करना चाहिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि उन्हें अपने दायरे को वसी करना चाहिए और लोगों को भी शामिल करना चाहिए। दूसरे ये कि एक तरीक़ा ये जो मैंने अर्ज़ किया वो ये कि पिछले 10 साल में जो दूरियां मजहबी तौर पे पैदा की गई हैं उनको भी कम करने का ये बेहतर तरीक़ा है कि आप लोगों को जोड़ें एक दूसरे से और एक दूसरे से बात करें। कहीं ये तो नहीं है एनआरसी जैसे एनआरसी का शगुफा आया था, शगुफा उठाया गया, वैसा ही कोई शगुफा तो नहीं है? नहीं, मैं तो शोशा पहले कहा आपसे पहले कह रहा हूँ कि शोशा छोड़ा गया है। सवाल ये है कि जब वज़ीर आज़म एक तरफ कहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, एक घर में जिस तरह 2 कानून नहीं होते, लेकिन वज़ीर दाखिला इसके बरक्स कहते हैं कि फला फला को मुस्तस्ना रखो। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इससे अलग रखो। तो फिर उसका क्या मतलब हुआ? वज़ीर आज़म की बात की नफ़ी कर रहे हैं आप, उनको झुटला रहे हैं एक तरह से। तो खुद सरकार के ऊपर भी एक तरह से नहीं, क्या ये भी नहीं है कि हमें वेट करना चाहिए ड्राफ्ट आने का? ऐसा तो नहीं। मैं ड्राफ्ट आएगा तो आएगा ना, हम देखेंगे जब आएगा। वो तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि सरकार से कहना चाहिए कि ड्राफ्ट लाइए, ताकि उसके बाद गौर किया जाएगा। ये वो जो है कि जो बात ये है कि आप बिला वजह क्या मैं अभी से चीख पुकार करें जी। सरकार ने एक बात कही है, जहाँ तक लॉ कमीशन की सिफारिशात का ताल्लुक है, उनने 2018 में भी दी थी, जिसमें कहा था कि ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन आज तक वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश नहीं की गई जी। ये अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट गए थे, बीजेपी के लीडर हैं, और उन्होंने कहा था PIL के जरिए कि पर्सनल नाफिज होना चाहिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होना चाहिए। लेकिन इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि नहीं होना चाहिए। तो सरकार का खुद जहन साफ नहीं है, हम काहे को बिला वजह क्या में हमारे लिए नहीं। यही तो मेरा सवाल है कि जब सरकार का ही जहन साफ नहीं, क्लियरिटी है ही नहीं, तो हमें और आपको इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए। देखिए, वजह ये है कि बात ये दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। सवाल ये है कि हम ये भी नहीं बताना चाहते कि हम बिल्कुल गए गुजरे हैं और ख़ामोश हैं, और जो चाहे आप जो क्या मैं वो क्या है कि जो चाहे आपका उसमें करिश्मा साज करे, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो हम जैसे देखिए, एक बात सुनिए ना आप, बात यह है कि आपने देखा कि शाहीन बाग हुआ नहीं हुआ NRC को लेके जी, उसके असरात हुए। तो असल चीज़ ये है कि इस तरह से चीज़ों को बहरहाल वो इन्होंने उठाया मुसलमानों ने। नहीं तो डर लेकिन किस बात का है? डर इस बात का है कि कहीं हम पे नाफिज ना कर दी जाए चीज़ें। मिसाल के तौर पे इद्दत, यानी धामी साहब ने और मतलब आसाम के चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि 4 शादियों की बात कही है, इद्दत की बात कही है, हलाले की बात कही है। सवाल ये है कि पहली बात तो ये कि 4 शादी के बारे में सर्वे करा लीजिए, किसके पास कितनी बीवियां हैं। जाहिर है सरकार के आदाद व शुमार हमें बताते हैं कि कुल इस मुल्क में मुसलमानों ने 32 लाख मुसलमानों ने दूसरी शादी की है, जबकि गैर मुस्लिमों में ये 5 गुना ज़्यादा है तनासुब जी। तो अब एक तो वो हो गया ख़त्म, लेकिन दूसरा जो है इद्दत का मतलब, भाई इद्दत का किससे टकराव हो रहा है? इद्दत बेसिकली एक हाइबरनेशन का मामला है,
जिसके अंदर के एक औरत जो बेवा हुई है या तलाकशुदा है वो उस ट्रॉमा से निकल सके उस पीरियड के अंदर, ये उसका मतलब है। औरत पर जुल्म नहीं है बल्कि उसके साथ फेवर है एक तरह से, ताकि वो ठंडे दिल से गौर करे कि अब उसे क्या करना है। जी, इद्दत का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये पता चल जाए कि वो उसने जो पिछला शौहर जो मर गया या जिससे तलाक ली है उससे तो कंसीव नहीं किया उसने बच्चे को, हमल तो करार नहीं पा रहा है, क्योंकि जिसका हमल होगा उसी का वो करना पड़ेगा, जिम्मेदारी उसकी होगी। तो ये औरत के साथ क्या फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन इसी तरह हलाला है, हलाला कोई चीज़ ही नहीं है इस्लाम के अंदर, ये बिला वजह की वो बना रखी है। हाँ जाहिर है, मैं इसी पर आ रहा था अभी कि जब आपने हलाला का जिक्र किया, इस्लाम में तो कुछ ऐसा है ही नहीं। मैं वही करता हूँ। नहीं, ये सब इनके दिमाग की इख्तरा है। अच्छा, समझे? नहीं, अभी आपने जिक्र करा, आपने आंकड़ों का जिक्र करा, दर्जशुमार का जिक्र करा। अगर ऐसे कम हैं मुस्लिम, 32 लाख ही आप बता रहे हैं, और वो जो आंकड़े हैं वो उनको ही आपने कोट किया, तो दिक्कत क्या है, तो परेशानी क्या है? अगर हम तो कर ही नहीं रहे चार शादियां, तो परेशानी कुछ नहीं है। हाँ। वजह ये है कि आबेल मुझे मार करने की वो है। एक तरह से 2024 से पहले तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि सियासत के लिहाज से। देखिए, इस मुल्क की अक्सरियत को बरगलाने की कोशिश जो असल चीज़ है, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ बरकराया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं जो तालीम का जिक्र हो रहा था उस पर भी एक जहन में जो सवाल आ रहा था वो कि क्या अब ये एक वक्त आ गया है कि दारुल उलूम से उठकर एक नई सोच को परवान देना होगा? देखिए, एक बात आप समझिए, दारुल उलूम जो है वो अपना काम कर रहे हैं। मुस्लिम मुआशरे को मुफ्ती की ज़रूरत भी है, काजी की ज़रूरत भी है, मुफस्सिर की ज़रूरत भी है, मुहद्दिस की ज़रूरत भी है, मुतकल्लिम की ज़रूरत भी है, इमाम की ज़रूरत भी है, मुअद्दिन की ज़रूरत है। वो दारुल उलूम पैदा करते रहेंगे। किसी दारुल उलूम के कहने से ना कोई रुका है। बकौल अकबर इलाहाबादी के सैयद उठे जो गज़ट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिर पैसा ना मिला। तो बुनियादी तौर पे हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हम मदरसों को बिला वजह मुरीद इल्ज़ाम करार देते हैं। जिन्हें अपने बच्चों को जदीद तालीम की तरफ ले जाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, वकील बनाना है, MBA कराना है, वो करा ही रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। जी, सवाल ये है कि जो सरकार को चाहिए कि सरकार एक तरफ तो ये मानती है कि मुसलमान पसमानदा हैं, दूसरी तरफ उनकी पसमानदगी को दूर करने के लिए कोई अमली इक़दाम उठाने को तैयार नहीं है। जी, तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए? नहीं, मैं एक बात आपसे कहता हूँ, मेरी राय है कि आप नौकरी में रिजर्वेशन न दें, बिल्कुल उसमें सही है, ठीक है, लेकिन तालीम के लिए तो कर दीजिए, तालीम में तो दे दीजिए। जी, ठीक है, ये है ताकि भाई आप जो पिछड़े हुए हैं तो ये कम से आप जो खुद मानते हैं उसका इलाज कीजिए ना, या कोई और तो रास्ता निकालिए उसके लिए। जी, आप जो अच्छा, फिर एक बात और जो मुझे अर्ज करनी है वो ये कि ये कहना कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं है, ये भी गलत है, मिथ है। ठीक है, बुनियादी तौर पे अगर आप देखा जाए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि एक शख्स जब दलित जो है वो हिंदू धर्म को छोड़ के ईसाई होता है तो वो मजहब बदलता है, जात नहीं बदलती उसकी। जी, लेकिन आप उसे महरूम कर देते हैं रिजर्वेशन से। जी, इसलिए कि इसने मजहब बदल लिया। अच्छा, तो मजहब की बुनियाद पे ही तो हुआ, इसका मतलब और किसकी बुनियाद पे हुआ ये? जी, आप कह रहे हैं मजहब की बुनियाद पर आप रिजर्वेशन रख रहे हैं, वो बदल देते हैं, वो आप करते हैं वो। दूसरी बात देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूँ और आपसे के ज़रिए भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात है, क्रिकेट इस मुल्क का महबूब खेल है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी फील्ड में खेलते हैं, लेकिन हमेशा 12 खिलाड़ी जो हैं वो कम से कम सिलेक्ट किए जाते हैं। 12वां खिलाड़ी स्टेडियम में बैठे रहता है। आपने उसकी साइकी पे कभी गौर किया है?
उसकी साइकी या नफ्सियात या मानसिकता ये होती है कि इनमें से कोई एक साला हर्ट हो जाए, वो वापस आए तो फिर मुझे जाने का मौका मिले, मैं अपने जौहर दिखाऊं, अपनी टीम को जिताऊं और अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए गौरव और गर्व का सामान फराहम करूं। जी ठीक है। आप हिंदुस्तान के मुसलमान को 12वां खिलाड़ी बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये चलने वाली चीज़ नहीं है। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, भागीदारी मांग रहे हैं। हम आपसे रियायत नहीं चाहते, शिरकत चाहते। लेकिन एक और जो जहन में सवाल आता है इससे इतर, मौजूदा वक्त में आप टीवीज़ देख रहे हैं, डिबेट्स अलग अलग चलती हैं, आपको लगता है कि जो बहस चल रही है वो मुसलमानों को एक टारगेट करके चल रही है? नहीं नहीं, देखिए एक बात सुनिए, 2014 के बाद इस मुल्क के मीडिया ने एक अपने लिए मनफियत बख्श कारोबार ये समझ लिया है कि एक मखसूस तबके को निशाना बनाओ। अच्छा जी, यानी मुसलमानों को निशाना बनाओ, वो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा बात वो भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया भी अपना एक रोल अंजाम दे रहा है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो बहुत दिन तक उसकी चीज क्या में जो इजारादारी है वो कायम रहने वाली नहीं। जी, आप जैसे चैनल जो हैं या आप जैसे जो मतलब सोशल मीडिया के लोग हैं वो अपना रोल कर रहे हैं और इम्पैक्ट कर रहे हैं। इससे जो डिबेट्स वगैरह हो रही हैं उससे हमारे मुआशरे पर क्या नताइज पड़ रहे हैं? नहीं, मुआशरा जो है वो बुनियादी तौर पे, आप एक बात है ना, मुस्तकिल झूठ बोलते रहिए तो एक सच लगने लगता है, लेकिन एक बात है जब चीज़ खुलती है, 70 दिन बाद खुले, चाहे मणिपुर में लड़कियों के क्या में की इज्जत पे हमला और नंगा करने का मामला, लेकिन 70 दिन के बाद बहरहाल मुल्क के अंदर तूफान तो खड़ा होता है। तो बात ये झूठ के पाँव नहीं होते, ये ख्याल रखना चाहिए। तो मणिपुर में जो हुआ उसके बाद खुद वज़ीर आज़म इस बात को लेकर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ, क्रोध में। नहीं, लेकिन सवाल ये कि वज़ीर आज़म के इल्म व इत्तला में ये बात 70 दिन बाद क्यों आई, ये बुनियादी सवाल है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर को सज़ा देनी चाहिए कि उसने छुपा के कैसे रखा इस राज को, और आज 70 दिन के बाद एक आदमी कैसे सिर्फ गिरफ्तार हुआ, जबकि 800 से लेकर 1000 लोगों ने उन क्या लड़कियों को निशाना बनाया था। ये क्या बात हुई? वज़ीर आज़म ने, चीफ मिनिस्टर वहाँ के कहते हैं कि भाई हम सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। और वो कब करेंगे? 70 दिन, जब 70 दिन के बाद जब पूरा मुल्क जो है वो उबाल पे आ जाएगा तो बात कह रहे हैं ना आप। आपको लगता है चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा होना चाहिए था इस पर? तो चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना चाहिए वज़ीर आज़म को। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जब जिक्र करें तो इस मसले पे हमने तमाम सवाल पूछे। वो ये कहते हैं कि भाई हम इस पूरे मसले पर नज़र बनाए हुए हैं, और जब से मैं एक बात आप सुनिए, एक बात सुनिए, वो नज़र बनाए हुए हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नज़र बनाने से क्या फ़ायदा कि जब एक रियासत जो है वो पूरी तरह से क्या में जलती रहे, लोगों में दूरियां पैदा होती रहें, लोग एक दूसरे के करीब ना आए, लोग अपने घरों के बजाय पनागुजियों के कैंपों में क्या में वक्त गुजारें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मुल्क में एक आम कंसेंसस होना चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। अब इस्लाम को लेकर आपका क्या नज़रिया है? आखिर में वक्त हमारे पास अब ज़्यादा नहीं है। इस्लाम को लेकर क्या नज़रिया है मौजूदा वक्त में? क्या उसको टारगेट किया जा रहा है, और अगर किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए, नहीं किया जा रहा है तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा किया कोई ऐसी नई बात नहीं हो रही है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के में जिस रास्ते से गुजरते थे उस पर उन पर कूड़ा करकट डाला जाता था। आज इस्लाम के नाम पर जो सारी कसाफत है और सारी क्या में गंदगी है वो उस पर डालने की कोशिश की जा रही है इस्लाम पे और मुसलमानों पे, तो कोई नई बात नहीं है। अबू लहब से लेके और आज तक ये सिलसिला जारी व सारी है। बकौल इकबाल के सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चिराग मुस्तफ़वी से शरार बूलहबी। तो ये कोई बात नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे एक बात आप ये समझिए कि दुनिया के अंदर
एक ऐसा कानून बनना चाहिए और हर मुल्क को बनाना चाहिए कि जिसके अंदर के दूसरे मज़ाहिब की रिवायात का एहतराम होना चाहिए, शख्सियात का एहतराम होना चाहिए, किताबों का एहतराम होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए, तमाम आपने बातों पर हमने गुफ्तगू की है। बहुत शुक्रिया सर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप व्यूअर्स हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।